प्यारे बच्चों, SJEC क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं मनदीप तिवारी, आपका हिंदी टीचर। पाठ 7 संदेह, भाग 3, लेखक जयशंकर प्रसाद। प्यारे बच्चों, आज हम कहानी संदेह का तीसरा भाग पढ़ेंगे। पिछले भाग में मैंने आपको बताया कि राम निहाल अपने बाबू ब्रजकिशोर जी के कहने पर मनोरमा और मोहन बाबू को लेकर के गंगा तट पर गया है नौका विहार के लिए। तीनों लोग नौका विहार करते हैं। इसी बीच में मोहन बाबू और मनोरमा के बीच में कुछ बातचीत होती है और उस बातचीत में थोड़ी सी नाराज़गी होती है। अब उस कहानी के आगे। स्वस्थ होकर बड़ी कोमलता से मोहन बाबू कहने लगे, तुम्हारा अपमान होता है, सबके सामने मुझे बातें न कहनी चाहिए। बातचीत में मोहन बाबू की थोड़ी सी तबीयत खराब हुई थी। अब वो अपने आप को थोड़ा स्वस्थ महसूस कर रहे हैं और बड़ी कोमलता के साथ में कहते हैं कि मनोरमा, तुम्हारा अपमान होता है, सबके सामने मुझे ऐसी बातें तुमसे नहीं कहनी चाहिए, इसके लिए मैं तुम्हारा अपराधी हूँ और वो क्षमा करो। मनोरमा ये कहते हुए मनोरमा के पैरों को पकड़ते हैं। मनोरमा पैर छुड़ाते हुए पीछे खिसकती है। मेरे शरीर से उसका स्पर्श हो जाता है। वह क्षुब्ध और संकोच में ऊब चूब रमणी जैसे किसी का आश्रय पाने के लिए व्याकुल हो गई थी। ऊब चूब का अर्थ होता है आशा और निराशा के बीच में फंसा हुआ आदमी। जैसे वो मेरा स्पर्श करती है, वो अंदर से क्षुब्ध हो जाती है, दुखी हो जाती है और एक संकोच उसके मन में पैदा होता है कि वो मेरा आश्रय ले या न ले, यानी कि आशा और निराशा के बीच भंवर में फंस जाती है। किसी का आश्रय पाने के लिए व्याकुल हो गई थी। मनोरमा ने दीनता से मेरी ओर देखते हुए कहा, आप देखते हैं ना, और बड़े दीनहीन स्थिति में, जैसे कि उसका कोई मददगार नहीं है, उसने मुझसे कहा कि आप देख रहे हैं ना। सचमुच मैं देख रहा था। गंगा की घोर धारा पर बजरा फिसल रहा था। राम निहाल कहते हैं कि मैं वास्तव में देख रहा था, गंगा की तेज धारा बह रही है और उस पर मेरी नाव फिसल रही है। नक्षत्र बिखर रहे थे और एक सुंदर युवती मेरा आश्रय खोज रही थी। नक्षत्र का मतलब हो गया तारे। बिखर रहे थे और एक सुंदर युवती मेरा आश्रय खोज रही थी, यानी कि वो चाहती थी कि मैं उसको आश्रय दूं, उसका मैं सहारा बनूं। अपनी सब लज्जा और अपमान लेकर वह दुर्वह संदेह भार से पीड़ित स्त्री जब कहती थी कि आप देखते हैं ना, तब मानो मुझसे प्रार्थना करती थी। राम निहाल कहते हैं, ऐसा लगता है कि वो मुझसे प्रार्थना कर रही है कि आप कुछ मत देखो, आप मेरा उपहास मत देखो, ये स्थिति मेरी कोई उपहास की वस्तु नहीं है, कृपया आप मुझे ऐसे ही छोड़ दें। मैं चुप था। घाट पर बजरा लगा। धीरे धीरे नाव घाट के किनारे आ गई। फिर वह युवती मेरा हाथ पकड़कर पैड़ी पर अर्थात सीढ़ी पर संभलती हुई धीरे धीरे उतरी और मैंने एक बार न जाने क्यों धृष्टता से मन में सोचा कि मैं धन्य हूँ। उस स्त्री का स्पर्श पाकर पता नहीं क्यों मेरे मन में एक को विचार आया और मैंने अपने आप को धन्य माना कि एक सुंदर स्त्री का स्पर्श करने को मुझे मिला। मोहन बाबू ऊपर चढ़ने लगे। मैं मनोरमा के पीछे पीछे था, अपने पर भारी बोझ डालकर धीरे धीरे सीढ़ियों पर चढ़ रहा था। उसने धीरे से मुझसे कहा, राम निहाल जी, मेरी विपत्ति में आप सहायता न कीजिएगा। मैं अवाक था। श्यामा ने एक बार गहरी दृष्टि से राम निहाल को देखा। वो चुप हो गया। जब राम निहाल ने ऐसी बात बताई कि उसने मुझसे कहा कि आप मेरी सहायता न कीजिएगा, मैं अवाक था, अर्थात मैं कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं था। मैं एकदम आश्चर्यचकित था मेरी ऐसी स्थिति को देखकर। श्यामा एक बार गहरी दृष्टि से मेरी ओर देखती है। वह चुप हो गया, अर्थात राम निहाल चुप हो गया। श्यामा ने आज्ञा भरे स्वर में कहा, आगे और भी कुछ है या बस तुम्हारी कहानी यहीं पे समाप्त होती है कि आगे भी कुछ है? राम निहाल ने सिर झुकाकर कहा, हाँ और भी कुछ है। वही कहो ना। कहता हूँ, मुझे धीरे धीरे मालूम हुआ कि बृजकिशोर बाबू ये चाहते हैं कि मोहनलाल अदालत से पागल मान लिए जाएं। राम निहाल बताते हुए कहता है श्यामा को कि जो बृजकिशोर बाबू हैं वो बहुत ही धूर्त व्यक्ति हैं और वो चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से मोहनलाल
अदालत से पागल घोषित कर दिया जाए, जिससे ब्रजकिशोर को उनकी संपत्ति मिल जाए, क्योंकि मोहनलाल के निकट संबंधी हैं वे, और भगवान जाने इसमें क्या रहस्य है, ऐसी और कौन सी बातें छिपी हुई हैं कोई नहीं जानता। किंतु संसार तो दूसरे को मूर्ख बनाने के व्यवसाय पर चल रहा है। वास्तविकता को बताते हुए मोहनलाल ने कहा कि ये संसार तो एक दूसरे को बेवकूफ़ बना रहा है। इस संसार में जितने भी प्राणी हैं सभी अपने स्वार्थ के लिए एक दूसरे को मूर्ख बनाने का व्यवसाय कर रहे हैं। मोहन अपने संदेह के कारण पूरा पागल बन गया है। मोहन को जो संदेह है ब्रजकिशोर बाबू और मनोरमा के बीच संबंध का, उसकी वजह से वो पूरी तरह से पागल बन चुका है। तुम जो ये चिट्ठियों का बंडल देख रही हो ये मनोरमा का है, और ये जो चिट्ठियाँ तुम मेरे पास देख रही हो ये मनोरमा की दी हुई चिट्ठियाँ हैं। रामनिहाल फिर रुक गया। श्यामा ने फिर तीखी दृष्टि से उसकी ओर देखा। रामनिहाल कहने लगा, तुमको भी संदेह हो रहा है, सो ठीक है, मुझे भी कुछ संदेह हो रहा है। मनोरमा क्यों मुझे इस समय बुला रही है? अब रामनिहाल ने श्यामा से कहा, जिस प्रकार से तुमको संदेह हो रहा है इस प्रकार से मुझे भी संदेह हो रहा है कि आखिरकार ऐसी कौन सी बात है जो मनोरमा मुझे इस तरह से इस समय बुला रही है। अब श्यामा ने हंसकर कहा, तो क्या तुम समझते हो कि मनोरमा तुमको प्यार करती है और वह दुष्चरित्रा है? क्या तुमको ऐसा लगता है कि वो एक बुरे चरित्र वाली स्त्री है? क्या वो तुमको प्यार करती है, तुम ऐसा मानते हो? छिह रामनिहाल, ये तुम क्यों सोच रहे हो? रामनिहाल, तुमको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। देखूं तो हाथ में कौन सा चित्र है, क्या मनोरमा का है? कहते कहते श्यामा ने रामनिहाल के हाथ से चित्र ले लिया। उसने आश्चर्य भरे स्वर में कहा, अरे ये तो मेरा ही है। क्या तुम मुझसे प्रेम करने का लड़कपन करते हो? क्या ये बचपना तुम कर सकते हो? ये अच्छी फांसी लगी है तुमको। मनोरमा तुमको प्यार करती है और तुम मुझको। मन के विनोद के लिए तुमने अच्छा साधन जुटाया है। सभी कायरों की तरह यहाँ से बोरिया बांधना लेकर भागने की तैयारी कर ली है। श्यामा कहती है कि तुमने अपने मन के विनोद के लिए, अपने मन को बहलाने के लिए, अपने मन में झूठी खुशियाँ उत्पन्न करने के लिए तुमने ये नाटक किया है। मनोरमा तुमको प्यार करती है और तुम मुझको। मन के विनोद के लिए तुमने अच्छा साधन जुटाया है और तभी डरपोकों की भांति यहाँ से अपना बोरिया बंधना लेकर तुमने भागने की तैयारी कर ली है। रामनिहाल हतबुद्धि मतलब बिल्कुल चुपचाप, कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं, अपराधी सा श्यामा को देखने लगा, जैसे उसे कहीं भागने की राह न हो। ऐसा लगा जैसे अब वो कहीं बच के जा नहीं पाएगा, उसकी चोरी पकड़ी गई है। श्यामा दृढ़ स्वर में कहने लगी, निहाल बाबू, प्यार करना बड़ा कठिन है, तुम इस खेल को नहीं जानते। इसके चक्कर में तुम पड़ना भी मत, क्योंकि ये बहुत ही कठिन कार्य है। हाँ, एक दुखिया स्त्री तुमको अपनी सहायता के लिए बुला रही है, जाओ उसकी सहायता करके लौटो। तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें उसकी सहायता करनी चाहिए और तुम उसकी सहायता करके वापस लौटो। तुम्हारा सामान यहीं रहेगा, तुम सामान लेकर यहाँ से नहीं जा सकते, तुमको अभी यहीं रहना होगा, समझे? अभी तुमको मेरी संरक्षता की आवश्यकता है, अभी तुमको मेरे संरक्षण में रहना है, मेरे सानिध्य में रहना है। उठो, नहा धो लो, जो ट्रेन मिले उससे पटना जाकर उस दुष्ट ब्रजकिशोर की चालाकियों से मनोरमा की रक्षा करो और फिर जब तुम्हारा कार्य पूरा हो जाए तो यहाँ वापस चले आना। ये सब तुम्हारा भ्रम था, संदेह था। रामनिहाल धीरे से उठकर नहाने चला गया। कहानी यहीं पर समाप्त होती है बच्चों। इस प्रकार से जयशंकर प्रसाद जी ने इस कहानी से संदेश देने का प्रयास किया है कि कभी कभार जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जिनकी वजह से अकारण ही हमारे आपके सबके मन में संदेह पैदा होता है, जबकि वास्तविकता में वो नहीं होता। तो यहाँ से हमें सीख मिलती है कि हमें स्थिति परिस्थितियों में बहुत सोच समझ कर निर्णय लेना चाहिए, बिना बात व्यर्थ में किसी भी संदेह में नहीं पड़ना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो में फिर आपसे एक नई कहानी या एक कविता के साथ में मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।